Hello, my friends. Welcome to ADA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very requested session. Requested इसलिए दोस्तों क्योंकि लास्ट वीक मैंने एक सेशन किया था विच इज मोर लाइक अ स्कोरिंग बूस्टर सेशन, जिसमें मैंने स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में काफी कुछ डिटेल्स आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। तो आप लोगों ने उस सेशन को पसंद किया, तो दिस इज जस्ट अ कंटिन्यूएशन में एक सेशन है जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पेमेंट बैंक्स के बारे में। तो सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। शायद आपने पेमेंट बैंक्स के बारे में सुना हो, लेकिन एंड तक बने रहना, बहुत सारा इंटरेस्टिंग न्यू फैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, एंड ये है मेरे टेलीग्राम ग्रुप का QR कोड, इसको ज्वाइन कर लो। इसमें आपको सेशंस की PDF, जो मेरे यूट्यूब सेशंस होते हैं, करंट अफेयर होते हैं, RBI सर्कुलर्स, भैया आप तो IBPS एग्जाम भी RBI सर्कुलर्स मांग रहा है, तो प्लीज टू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। इसमें फ्री में मिल जाते हैं यार, किसी को पे करने की जरूरत नहीं है। पूरे का पूरा RBI सर्कुलर सिंपल मैनर में किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप उसे यूज कर सकते हो। उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला, और एक बार पढ़ के देखना, ठीक है। एंड दोस्तों, अगर आपको हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना है तो आप कोड यूज कर सकते हो Y581। और मजे की बात, अभी चल रही है हमारी सेल। मे बी यार बाई चांस ये सेशन अगर लेट आया, बिकॉज दिस इज मोर लाइक अ रिकॉर्डेड सेशन, तो अगर आपको ये लेट मिला तो हो सकता है बाई चांस ट्रेन मिस हो गई हो, लेकिन अगर ट्रेन मिस ना हुई हो तो आपको मिल सकती है ट्रिपल वैलिडिटी अलॉन्ग विद 80% डिस्काउंट अगर आप कोड यूज करोगे Y581, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, बाकी कोर्सेज की डिटेल जो है मैं एंड ऑफ द सेशन आपको दे देता हूं, ठीक है। चलिए पेमेंट बैंक्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले पेमेंट बैंक्स की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। आप लोग को पता होना चाहिए कि यार देखो, नचिकेत मोर कमेटी बनी थी फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर। तो पहला एक चीज, उस कमेटी का एक्चुअल नाम क्या था, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाद में आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है कि नचिकेत मोर कमेटी ने, जिसको हम सिंपली बोल देते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के रिगार्डिंग कमिटी को लीड किया था, और उस कमिटी में दे हैव डिस्कस्ड अबाउट कि हमें न्यू डिफरेंशिएटेड बैंक्स चाहिए, ठीक है। तो डिफरेंशिएटेड बैंक्स इज लाइक जो हमारे ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम से थोड़ा डिफरेंटली काम करते हो, उनको हम बोल देते हैं डिफरेंशिएटेड बैंक्स। तो देखो, ये टर्म नहीं थी, लेकिन डिफरेंशिएटेड बैंक्स हमारे पास हमेशा से रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे, आप कोऑपरेटिव बैंक्स को देखोगे, तो दे वर्क डिफरेंटली फ्रॉम दी ट्रेडिशनल बैंक्स, उनके ऊपर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएटेड बैंक जो टर्म है वो नहीं थी, लेकिन कंसेप्ट बहुत पुराना था। लोकल एरिया बैंक भी एक तरह के डिफरेंशिएटेड बैंक्स ही होते हैं। और लेकिन नचिकेत मोर कमेटी ने बोला हमें नए डिफरेंशिएटेड बैंक चाहिए। तो पहला जो बैंक रिकमेंड हुआ वो था स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसकी लाइसेंसिंग के रिगार्डिंग उषा थोराट कमेटी बनी थी, जिसके बारे में मैं आपको प्रीवियस सेशन में बता चुका हूं। उसी तरह जो नेक्स्ट डिफरेंशिएटेड बैंक जो यहाँ पे रिकमेंड किया गया था, दैट वाज पेमेंट बैंक। और पेमेंट बैंक की लाइसेंसिंग के रिगार्डिंग जो एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी यहाँ पे बनी थी, दैट वाज चेयर्ड बाय नचिकेत मोर हिमसेल्फ, ठीक है। तो अगर हम पेमेंट बैंक्स के लाइसेंसिंग के रिगार्डिंग किसी कमेटी को ट्रेस करते हैं तो वो है नचिकेत मोर कमेटी। एंड अगर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक के लाइसेंसिंग के रिगार्डिंग किसी को, अगर हम किसी कमेटी को क्रेडिट देते हैं, तो दैट इज उषा थोराट कमेटी, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। और जो टर्म डिफरेंशिएटेड बैंक्स थी, ये कॉइन की थी नचिकेत मोर कमेटी ने। तो ये तो हो गया बैकग्राउंड। अब मैंने आपको यहां पे जिक्र किया कि ये जो बैंक्स होते हैं दे वर्क डिफरेंटली। पेमेंट बैंक्स ये कैसे डिफरेंटली काम करते हैं, थोड़ा सा अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। कि अब ऑपरेशन से पहले थोड़े से एस्पेक्ट्स बता देता हूं लाइसेंसिंग से रिलेटेड, कि यार अगर आप पेमेंट बैंक के लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास कैपिटल रिक्वायरमेंट होती कितनी, नेटवर्थ रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 100 करोड़, ठीक है, 100 करोड़। नाउ अब इनके ऑपरेशंस पे आ जाते हैं कि कैसे ये डिफरेंटली काम करते हैं। तो देखो, ये जो है ये डिपॉजिट्स ले सकते हैं, दे कैन टेक द डिपॉजिट्स। और कौन से, ओनली द डिमांड डिपॉजिट्स, दे कैन नॉट टेक टर्म डिपॉजिट्स, वो नहीं ले सकते। यानी कि FD RD इनके यहां नहीं ओपन हो सकता। एंड दे कैन ओनली ऑफर करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, ठीक है। इसके अलावा दे कैन नॉट प्रोवाइड यू लोन्स। तो जस्ट पेमेंट ना, यानी कि आप इन अकाउंट्स को सिर्फ पेमेंट्स के लिए यूज कर सकते हो, अगर हम सिंपल बोले तो पेमेंट्स की पेनिट्रेशन एक तरह से बढ़ाने के लिए देयर आर पेमेंट बैंक्स, ठीक है। तो पेमेंट बैंक्स के ऑपरेशंस कैसे डिफरेंट हुए आपको समझ में आया, कि दे कैन नॉट ऑफर लोन्स। तो जब लोन नहीं दे सकते तो क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते। दे कैन नॉट एक्सेप्ट टर्म डिपॉजिट, यानी कि FD RD नहीं हो सकता। तो सिर्फ क्या कर सकते हैं, दे कैन ऑफर सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ठीक है। एंड दे कैन ओनली टेक डिमांड डिपॉजिट। तो ये इनके ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। अब ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं तो इनके ऊपर सर्टेन कंस्ट्रेंट्स भी आ जाते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये डिमांड डिपॉजिट्स मेंटेन कर रहे हैं। तो डिमांड डिपॉजिट्स काफी लिक्विड कंसेप्ट है,
कभी भी कोई भी पैसा लेने आ सकता है। तो बैंक्स में इंसॉल्वेंसी का इशू ना हो तो उसके रिगार्डिंग सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जरा वो समझते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि देखिए ये CRR SLR नॉर्मल बैंक्स की तरह मेंटेन करते हैं, वो इनको मेंटेन करना होता है, ठीक है। दूसरा, जो इनके टोटल डिपॉजिट्स होते हैं उसका 75% दे नीड टू इन्वेस्ट इन SLR टाइप सिक्योरिटीज विद मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर। मतलब SLR टाइप सिक्योरिटीज क्या होती है? मैं SLR कोटा नहीं बोल रहा कि इनका SLR कोटा 75% होता है। मैं ये कहता हूं कि RBI कहता है कि पेमेंट बैंक्स के जो टोटल डिपॉजिट्स है, ठीक है, आफ्टर मेंटेनिंग CRR एंड SLR, उनमें से 75% जो है दे हैव टू कैप्ट इन SLR टाइप सिक्योरिटीज लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, जिनकी मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर होती है, ताकि इनका ज्यादातर पैसा जो है वो सॉल्वेंट स्टेट में रहे, क्योंकि इस तरह की सिक्योरिटीज को आप रेडिली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। इसके अलावा बाकी जो 25% है वो आप क्या कर सकते हो, वो आप बेसिकली दूसरे बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो करंट फॉर्म में, ठीक है। तो यू कैन डिपॉजिट दैट इनटू दी अदर बैंक्स। बेसिकली ये भी आपको कैश के फॉर्म में रखना होगा ताकि सॉल्वेंसी का दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इनके ऑपरेशनल एस्पेक्ट से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, मैंने आपको बोला कि बैंक्स लोन, जो पेमेंट बैंक्स हैं वो लोन नहीं दे सकते, इवन अपने डायरेक्टर्स को भी लोन नहीं दे सकते। लेकिन देयर इज वन एक्सेप्शन, ये लोन कहां पे दे सकते हैं? दे कैन गिव लोन्स, अगर उनके बोर्ड ये अलाउ करता है, दे हैव अ बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी टू देयर एम्प्लॉइज। ओनली इन दिस केस दे कैन गिव लोन। उसके लिए उनकी एक पूरी बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए। तो द ओनली एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस जहां पे पेमेंट बैंक लोन दे सकते हैं, दैट इज टू देयर ओन एम्प्लॉइज, एंड उसके लिए बैंक्स नीड्स टू हैव देयर बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी, ठीक है। तो अगर हम ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स पे देखें, या एक बार जल्दी से रिवाइज कर ले दोस्तों, कि कैपिटल रिक्वायरमेंट 100 करोड़, दे कैन ओनली टेक डिपॉजिट्स। डिपॉजिट भी कौन से? डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट ले नहीं सकते। देन 75% उनको जो CRR SLR मेंटेन के बाद जो डिपॉजिट बचा, दे हैव टू इन्वेस्ट इन SLR टाइप सिक्योरिटी, जिनकी मैच्योरिटी जो है 1 ईयर से कम होनी चाहिए, ठीक है। एंड 25% दे कैन पार्क इन अदर बैंक्स, एंड दिस इज जस्ट टू हैव सॉल्वेंसी, रिस्क मैनेजमेंट के लिए। इसके अलावा इन बैंक्स को देखो दोस्तों, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी मीटअप करनी होती हैं। दे नीड टू मेंटेन CRAR, ठीक है। तो इनकी जो कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट है दैट इज 15%, ठीक है। इनका जो कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट है 15%। टीयर 1 कैपिटल एज ए पार्ट ऑफ RWA इनको कितना मेंटेन करना होता है? मोर देन 7.5%। टीयर 2 एज ए पार्ट ऑफ RWA मोर देन 7.5%, तो टोटल हो गया मोर देन 15%, ठीक है। इवन टीयर 1 के अंदर दे हैव टू मेंटेन कॉमन इक्विटी टीयर 1 ऑफ 6%। वैसे अब ये 7% है, 2019 ऑनवर्ड्स अब ये 7% है। एंड बाकी जो 0.5 है, यू कैन कीप इट इन एज एडिशनल टीयर 1, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों। यहां पे मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट और बताना चाहता हूं, ठीक है। एक पेमेंट बैंक जो काम करता है, ठीक है, और एक NBFC जो काम करते हैं, दे आर काइंड ऑफ अपोजिट। अपोजिट कैसे? मैं आपको समझाता हूं। पेमेंट बैंक और NBFC, पेमेंट बैंक क्या करते हैं? पेमेंट बैंक सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स लेते हैं, NBFCs टर्म डिपॉजिट्स लेते हैं। क्या गलत कह रहा हूं क्या? दे कैन बी पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट बिकॉज उनको पेमेंट के लिए बनाया गया है, दे कैन नॉट बी पार्ट। तो ये काइंड ऑफ अपोजिट हो गए एक दूसरे के, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी नजर आता है कि यार पेमेंट बैंक जो है दे आर ऑफरिंग FD, तो देखो यहां पे मैं आपको क्लियरली बता दूं, वो FD वो डायरेक्टली खुद से ऑफर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो ऑफर कहां से की जाती है? वो ऑफर की जाती है विद टाई अप विद सम बैंक। वो खुद दे आर जस्ट लाइक अ कमीशन एजेंट। वो FD के लिए सिर्फ एक एजेंट का काम कर रहे हैं, वो खुद से वो FD अपने पास FD के नहीं रख सकते, ठीक है। क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो जो उनका बेसिक नॉर्म है पेमेंट बैंक का, वो उसको वायलेट करते हैं और इवन बैंक का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। बैंक के ऑपरेशन से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि जो एक कस्टमर मैक्सिमम अमाउंट जो एक पेमेंट बैंक के पास होल्ड कर सकता है दोस्तों, वो होता है 2 लाख। दिस इज द मैक्सिमम डिपॉजिट दैट अ पर्सन कैन हैव विद अ
पेमेंट बैंक। पहले ये लिमिट जो होती थी वो 1 लाख होती थी, देन इसको 2021 में रिवाइज करके 2 लाख कर दिया गया। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। आप लोगों को अभी आई थिंक जून मंथ में एक फिनो पेमेंट बैंक है, उस पर पेनल्टी लगी। आप देखना आरबीआई के सर्कुलर्स में, देखना जून मंथ के लास्ट में शायद ये आपको सर्कुलर मिल जाएगा कि फिनो पेमेंट बैंक के ऊपर आरबीआई ने पेनल्टी लगाई, क्योंकि उसने ये जो 2 लाख की लिमिट वाला नॉर्म है ये वायलेट कर दिया था। एक्चुअली 2 लाख से ज्यादा भी आप रख सकते हो, लेकिन एक्चुअली में वो होता कैसे है वो मैं आपको समझाता हूं। उसके लिए आपको एक स्वीप आउट मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। ये स्वीप आउट मैकेनिज्म क्या होता है? ये जो पेमेंट बैंक्स होते हैं ये अपना टाई अप करते हैं विद सम शेड्यूल कमर्शियल बैंक, कि अगर हमारे पास सपोज 2 लाख से ऊपर का डिपॉजिट आता है तो 2 लाख तो हम अपना पेमेंट बैंक के पास रख लेंगे, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है, सपोज 5 लाख रुपए आया या 2.5 लाख आया, तो एडिशनल जो 50,000 है वो हम कहां पे पार्क कर देंगे? इन आर स्वीप अकाउंट, जो हमने शेड्यूल कमर्शियल बैंक के पास मेंटेन किया। ये एक ऑटोमेटेड प्रोसीजर होता है। आपके पास डिपॉजिट आया 2 लाख, आपने अपने पास रखे, बाकी जो 50,000 ये जो भी एडिशनल अमाउंट है 2 लाख से ऊपर, वो आप स्वीप अकाउंट में रख देते हो विद सम अदर बैंक। इवन यहां पे जो पैसा आपने अलग अलग रखा है, इस पे इंटरेस्ट रेट भी अलग अलग हो सकता है, कस्टमर को ये अलग अलग, और कस्टमर को पहली चीज यहां पे इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो अगर मैं बोलूं एक पर्सन अपने डिमांड डिपॉजिट अकाउंट में क्या 2 लाख से ज्यादा पैसा रख सकता है पेमेंट बैंक पे? तो हां, टेक्निकली नो, क्योंकि वो पैसा एक्चुअली में पेमेंट बैंक के पास तो 2 लाख ही होगा, उससे ज्यादा वो स्वीप अकाउंट में होगा जो उसने किसी शेड्यूल कमर्शियल बैंक के साथ टाई अप में किया होगा। लेकिन ये स्वीप मैकेनिज्म वो तभी यूज कर सकता है अगर उसने कस्टमर का अप्रूवल लिया है। मोर ओवर ये जो 2 अकाउंट हैं इन पे इंटरेस्ट रेट भी अलग अलग हो सकते हैं, तो कस्टमर को हो सकता है कि यहाँ पेमेंट बैंक कम इंटरेस्ट रेट ऑफर करे अपने डिपॉजिट पे, और ये थोड़ा सा ज्यादा कर दे, वो डिपेंड करता है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था। क्या मजा आया? क्या जाना पेमेंट बैंक के बारे में फर्दर डिटेल्स? क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट जाना? क्या आपने ये स्वीप आउट मैकेनिज्म के बारे में सुना था? तो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेज सेशन। अगर इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग सेशन चाहते हो तो इस सेशन को फॉलो करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। बाकी और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोग के लिए लेके आता रहूंगा इन द कमिंग डेज। आज के लिए सेशन इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।